दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में। तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और मिड कैप कैटेगरी के फंड्स दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अगर आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, अभी मार्केट में आए हैं नए नए, तो आप लार्ज कैप या इंडेक्स फंड की तरफ देखें, मिड कैप कंपनीज में आप इन्वेस्ट ना करें। अब आइए दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में देख लेते हैं कि इस फंड ने कहां पैसा लगाया हुआ है, कैसे रिटर्न्स इसने दिए हैं, और एंड में वही बात हम करेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक मिड कैप फंड है और मिड कैप फंड वो फंड्स होते हैं जो टॉप 101 कंपनीज से लेकर 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाते हैं। और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो बीएसई मिड कैप इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करते हैं तो इस फंड का डायरेक्ट प्लान भी जनवरी 2013 में ही लॉन्च किया गया था। अब अगर इसके फंड मैनेजर पे हम यहाँ पर बात करते हैं तो मिस्टर श्रेयस देवलकर जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस नवंबर 2016। तो काफी लंबे टाइम से, लगभग 5 साल से एक ही फंड मैनेजर इनको हैंडल कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात होती है किसी भी फंड के लिए कि एक कंसिस्टेंटली सेम मैनेजर उस फंड को मैनेज कर रहा है। और इसके साथ मिस्टर हितेश दास जी भी दिसंबर 2020 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और दोस्तों श्रेयस देवलकर जी काफी अच्छे फंड मैनेजर हैं। इनके साथ ही एक्सिस ब्लू चिप फंड भी मैनेज करते हैं जो अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छी रिटर्न देने वाला फंड है। तो ट्रैक रिकॉर्ड भी जो ये फंड मैनेजर हैं इनके काफी अच्छे हैं। अब दोस्तों अगर हम इस फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट पे बात करते हैं तो लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट ये फंड इस वक्त हैंडल कर रहा है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप एक मिड कैप फंड के एंगल से देखते हैं तो यहां पर हायर साइड पे दिख रहा है। उसका रीजन दोस्तों ये कि एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की जो रेपुटेशन है वो अमंग इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इसका इंपैक्ट इसके फंड साइज पे दिख रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करें तो इसमें लार्ज कैप कंपनीज में 33% पैसा लगाया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 60% और स्मॉल कैप कंपनीज में सिर्फ 0.15% पैसा लगा रहा है। तो दोस्तों हालांकि ये फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, उसके बावजूद ये लार्ज कैप कंपनीज में काफी अच्छा खासा पैसा लगा रहा है। तो यानी कि विद इन मिड कैप अगर हम कैटेगरी बात करते हैं तो ये फंड कंपैरेटिवली एक कम रिस्क लेने वाला फंड है, क्योंकि एक अच्छा खासा पैसा ये अपना लार्ज कैप कंपनीज में भी लगा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इस फंड की एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो एक्सपेंस रेशो इस फंड की काफी कम है। ये हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के लगभग सभी फंड्स में देखा कि उनकी एक्सपेंस रेशो जो होती है वो काफी कम रहती है। एक्सपेंस रेशो इसकी 0.46% के आसपास है। अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो लगभग आधी इसकी एक्सपेंस रेशो है अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें। कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.94% के आसपास चल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एग्जिट लोड पे अब यहाँ पर बात कर लें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा इस फंड में 1 साल के अंदर निकाला तो 10% तक पैसे पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। 10% से ज्यादा पैसा अगर आप 12 महीने के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% के एग्जिट लोड देना होगा। 12 महीने के बाद आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। अब आइए दोस्तों इस फंड की जो रिस्क रेशोज है उससे इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है 18.36, शार्प रेशो 1.17 और टर्नओवर रेशो 25%। इसको कैटेगरी एवरेज से अगर हम क्विकली यहां पर कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 19.12 है। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया एक फंड की स्टेबिलिटी दिखाता है कि फिर एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उतना ही एक फंड की बेटर वॉलेटिलिटी दिखाती है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में अच्छा दिख रहा है। शार्प रेशो किसी भी फंड का दोस्तों ये बताता है कि एक फंड रिस्क फ्री रिटर्न यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी दे पा रहा है, कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी एक बेटर एक फंड की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शो करता है। तो शार्प रेशो के मामले में भी ये फंड अच्छा दिख रहा है 1.17 के आसपास। वहीं टर्नओवर रेशो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल कर रहा है सिक्योरिटीज को। और जितनी कम ये टर्नओवर रेशो होती है उतनी ज्यादा एक फंड की कन्विक्शन दिखाता है कि वो एक सिक्योरिटी को, एक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके लंबे टाइम तक उसको पोर्टफोलियो में रख रहा है, ज्यादा बाय और सेल अपने पोर्टफोलियो में नहीं कर रहा है। और मुझे दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं
कम टर्नओवर रेशो वाला फंड अच्छा लगता है। इससे पता ये चलता है कि एक फंड पूरा रिसर्च करके डिटेल में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने सबसे ज्यादा सेक्टर में किस में पैसा लगाया हुआ है। तो सेक्टर एलोकेशन अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में है, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर, केमिकल सेक्टर, सर्विस सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में यहाँ पर मेजर एलोकेशन दिख रहा है। और इन 5 सेक्टर में मिलाकर काफी अच्छी खासी एलोकेशन इस फंड ने कर रखी है। 50% से ज्यादा की एलोकेशन इन 5 सेक्टर में कर रखी है और सबसे ज्यादा यहाँ पर एलोकेशन फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में दिख रहा है। उसका रीजन एक ये भी है कि आपने देखा होगा 30% के आसपास पैसा लार्ज कैप में है, तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स और टेक्नोलॉजी में लार्ज कैप सेक्टर में ज्यादा पैसा लगा होगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी टॉप 10 कंपनीज पे बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा इसने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में लगाया हुआ है 4.35% के आसपास। देन आईसीआईसी बैंक में 4.31%, निट टेक्नोलॉजीज में 3.42%, उसी तरह माइंड ट्री, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पर दिख रही हैं। तो हालांकि ये फंड एक मिड कैप फंड है, लेकिन अगर आप इसके टॉप 10 की कंपनीज देखेंगे तो इसमें एक अच्छा खासा मिक्सचर आपको देखने मिल रहा है लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में। आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी लार्ज कैप कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में टॉप 10 में दिख रही है। तो यहाँ पर इसकी जो कंपनीज की एलोकेशन है वो यही दिखाती है कि ये फंड है तो मिड कैप फंड, लेकिन इसमें जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज की भी काफी अच्छी खासी है। तो ये फंड कोशिश कर रहा है कि मिड कैप कैटेगरी का होने के बावजूद भी एक कम रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट कर सके। और आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इस फंड के मैनेजर एक लार्ज कैप फंड भी हैंडल करते हैं, तो उन लार्ज कैप कंपनीज में जो उनका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए अभी तक ये फंड अच्छा लग रहा है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं विद इन मिड कैप कैटेगरी। अब दोस्तों आइए हम देख लेते हैं कि इन्होंने रिटर्न कैसे जनरेट की है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की रिटर्न पहले हम बात करते हैं। एक साल में 45% की रिटर्न है, 10,000 रुपए आप 14,000 के आसपास हो गए हैं। 5 सालों में 18% के आसपास की रिटर्न है। और सिंस इंसेप्शन यानी कि जनवरी 2013 में अगर आपने 10,000 रुपए लगा दिए होते तो आज वो पैसा आपका 55,000 के आसपास हो गया। तो रिटर्न्स यहाँ पर अच्छी दिख रही हैं। आप अगर देखेंगे सिंस इंसेप्शन तो 21% की रिटर्न जनरेट की है इसने। वहीं दोस्तों अगर हम एसआईपी पे रिटर्न पे बात करें तो 1,000 रुपए पर मंथ से अगर आपने 5 साल में एसआईपी कराई होती तो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1,16,000 के आसपास बना दी है। 27% की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। तो यहां पर भी एक अच्छी खासी रिटर्न आप देख सकते हैं 5 सालों में। 3 सालों में देखेंगे 36% की रिटर्न, 2 सालों में 45% की रिटर्न। तो रिटर्न के मामले में अच्छा ये फंड लग रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूं, किसी भी फंड को आप इंडिविजुअली जज नहीं कर सकते कि वो अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। जरूरी होता है कि वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेगुलरली बीट करते हुए चले। तो अगर हम इस फंड का कंपैरिजन इसके बेंचमार्क इंडेक्स से सबसे पहले देखते हैं तो एक साल में अगर आप देखेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 47% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 45% की, यानी कि एक साल के पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। 5 सालों में अगर आप देखोगे तो इसने एक अच्छी खासी रिटर्न दी है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 16% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 24% की रिटर्न दी है। 3 सालों में भी इसने अच्छे खासे मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट किया है, 2 सालों में भी, लेकिन एक साल के पीरियड में ये अपने बेंचमार्क को बीट यहां पर नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों बेंचमार्क इसका जो इन्वेस्ट करता है वो बीएससी में इन्वेस्ट करता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं एक बारी निफ्टी का जो मिड कैप 100 है उसको ये किस मार्जिन से बीट कर पा रहा है। तो दोस्तों अगर हम इस फंड का कंपेरिजन निफ्टी मिड कैप 100 से करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने काफी लंबे टाइम में यानी कि 5 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न्स यहां पर दी है। निफ्टी मिड कैप 100 ने 112% के आसपास की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 200% से ज्यादा की रिटर्न दी है। तो इसने निफ्टी मिड कैप को भी अच्छे खासे मार्जिन से यहां पर बीट किया है। वहीं अगर हम एक साल का यहां पर कंपैरिजन देखते हैं, एक साल में ये फंड निफ्टी मिड कैप को भी बीट नहीं कर पाया। अगर आप यहां पर देखेंगे एक साल में निफ्टी मिड कैप ने 50% के आसपास की रिटर्न दी और इस फंड ने 45% के आसपास की। तो ये एक साल में इसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा यहां पर लिमिटेड दिख रहा है। यहां पर ये बीएससी के मिड कैप को भी बीट नहीं कर पाया और निफ्टी के मिड कैप को भी। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी ऐसे ही टिकर टेप के थ्रू एनालिसिस करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो यहां पर 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले होंगे जो इसको ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे और उनको ये लग रहा होगा कि एक साल में ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तो क्या हमें इसमें बने रहना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स दे रहा है फंड।
फंड की सारी जो रेशियोज हैं वो भी अच्छी है, इसकी एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है। तो मुझे लगता है आपको पेशेंस रखना चाहिए, अभी इस फंड में आप बने रह सकते हैं। और अगर आपको नई इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको नई एसआईपी शुरू करनी है, तो ये फंड उस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा लग रहा है जो विद इन मिड कैप कैटेगरी कंपैरेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये 30% पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है। तो अगर आप विद इन मिड कैप कैटेगरी कंपैरेटिवली कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप इस फंड का चुनाव कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने फाइनेंस एडवाइजर से बात करके ही कहीं भी इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।